हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे हम ओ लेवल की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा जनवरी 2022 में होनी है। ओके, सो हम जनवरी 2022 के ओ लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी करना आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तैयारी से पहले आप अपने सिलेबस के बारे में जान लीजिए। ये आपका सिलेबस है जिसको आप नाइलेट की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत आ रही है, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सिलेबस के बारे में जान लीजिए। ओके, ये जो आपका सिलेबस है, ये इसको हम रिवीजन 5 कहते हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स 2000 के पहले आपका जो सिलेबस चलता था उसको रिवीजन 4 कहते थे। अब रिवीजन 4 का सिलेबस बंद हो गया है। नाइलेट ने न्यू सिलेबस जारी किया है 2020 से। ठीक है, तो जो भी न्यू एडमिशन है 2020 से, उन सबको न्यू सिलेबस को ही पढ़ना होगा। न्यू सिलेबस को हम रिवीजन 5 मीन्स R5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं सिलेबस है क्या क्या। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी सिलेबस में। ठीक है, अब जब आप सिलेबस पे आते हैं तो ये पेज नंबर 10 पे आपको अपने मॉड्यूल्स की डिटेल्स मिल जाएगी। मॉड्यूल्स यानी देखिए, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कि उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी प्रकार ओ लेवल कोर्स के दौरान आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, और ओ लेवल में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओ लेवल में पढ़ने वाली जो किताबें हैं उनको हम सब्जेक्ट ना बोलते हुए हम यहाँ पे इसको मॉड्यूल बोलेंगे। ओके, तो आपके पास ओ लेवल में 4 मॉड्यूल हैं। ठीक है, और चारों मॉड्यूल के अपने अलग अलग कोड हैं। तो सबसे पहला आपका मॉड्यूल कोड है, वो है आपका M1 R5, जिसकी पढ़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, बाकी के 3 मॉड्यूल की भी तैयारी हम गाइस यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओ लेवल में कंप्लीट 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसमें इनके नाम सीक्वेंस वाइज है। पहले का नाम है M1 R5, दूसरे का नाम है M2 R5, तीसरे का नाम है M3 R5 और चौथे का नाम है M4 R5। ठीक है, तो जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसका जो नाम है पूरा, वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, तो अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम इन सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन वहाँ पर इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब गाइस हम थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके प्रत्येक मॉड्यूल का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 100 मार्क्स को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग है 40 मार्क्स का, दूसरा भाग है 60 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स न्यू टाइप आता है। न्यू टाइप में आपको 4 चीज़ें मिलती हैं, MCQ, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक। और जो पार्ट 2 है, जो कि 60 मार्क्स का है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसमें आपको थ्योरी के रूप में अपने आंसर्स लिखने होंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पे ग्रेडिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग है। यदि आप अपने पेपर में 50 और 50 से ऊपर अंक लाते हो तभी आप पास माने जाओगे। 50 से कम अंक वाले यहाँ पर ओ लेवल के मॉडल में आप फेल माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको 50 अंक लाने जरूरी हैं। दूसरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, इस आपको मैंने बताया था कि आपके पेपर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जिसको मैंने अभी बताया था आपको रिसेंटली कि 40 मार्क्स का होता है, और पार्ट 2 60 मार्क्स का होता है। मैंने बताया था जो पार्ट 1 40 मार्क्स का होता है, उसमें आपके न्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो इतनी बात यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए, जो आपका 40 मार्क्स का पार्ट 1 पेपर है, जो आपका पेपर का पार्ट 1 है जो 40 मार्क्स का है, उसमें आपको 20 मार्क्स लाने अनिवार्य है। यदि आप वहाँ पे 20 मार्क्स नहीं लाते हो न्यू टाइप में, तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होती है। ठीक है, सो आपको 40 में से 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। उसी के बाद आपकी थ्योरी कॉपी चेक होगी। इसलिए गाइस, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कि हर चीज़ को अच्छे से समझिएगा, हर चीज़ के अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है, और प्रॉपर अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। तो ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ हम M1 R5 के बारे में ही अभी फोकस कर रहे हैं। जो डिटेल सिलेबस है M1 R5 का स्टूडेंट्स, वो आपको पेज नंबर 19 पर मिल जाता है।
ये आपका पूरा सिलेबस 65 पेज का है। देखिए यहाँ पे है इस तरीके से 65 पेज का है और 19 नंबर पे आपको अपना डिटेल सिलेबस मिल जाएगा M1R5 का। ठीक है, अब M1R5 में आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बाकायदा मार्क्स की स्कीम्स पता चल जाएंगी, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, और यहाँ पे आपको मॉडल्स की यूनिट पता चल जाएगी। ठीक है, सो जो फर्स्ट आपका यूनिट है वो है आपकी 10 मार्क्स की। ठीक है, तो 10 मार्क्स की, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपकी 20 मार्क्स की है, और 6th यूनिट आपकी फिर से 10 मार्क्स की है, और टोटल मार्क्स इस तरीके से आपके बन जाते हैं 100। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो अब हम अपना डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट को कवर करेंगे, हम अपनी पढ़ाई टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और उसके लेटेस्ट IT गैजेट के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। ओके, तो हम अपनी लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं गाइस। यदि आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है परीक्षा की वो सबसे आगे रहे। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अभी सिलेबस को देखते हुए। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल, उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, और मॉड्यूल के कोड की बात करें तो मॉड्यूल का कोड है हमारा M1R5। ठीक है, और जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक, सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, आपका कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट। यानी आपको यहाँ पे पहले टॉपिक में कंप्यूटर के बारे में जानना है और कंप्यूटर में आज के टाइम में आने वाली नए नए लेटेस्ट गैजेट, यानी नई नई चीज़ें आप देखते हो ना कंप्यूटर में आज की तारीख में आती जा रही हैं। आप स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हो, एंड्रॉयड फ़ोन्स का यूज़ करते हो, आप 5D 3D मूवीज़ वगैरह देखते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे सारे एडवांस गैजेट ही तो हैं। ठीक है, तो IT की मदद से ये सारे गैजेट बन रहे हैं, तो इन सारे गैजेट्स की हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। सो पार्ट 1 में यानी टॉपिक फर्स्ट में हम कवर करेंगे कंप्यूटर और उसके लेटेस्ट IT गैजेट। ठीक है, ये आपका पूरा पहला टॉपिक है। अब पहले टॉपिक को हमने यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यदि इसको 2 भागों में नहीं बांटते तो हमारा वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता, क्योंकि आज पहला वीडियो है और उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो कंप्यूटर और दूसरा है लेटेस्ट IT गैजेट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के बारे में, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेस्ट IT गैजेट्स के बारे में। ठीक है, अब कंप्यूटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर का परिचय जानेंगे। फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताओं को हम यहाँ पर जानेंगे। और चौथा आता है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो जो बेसिक एप्लीकेशन यूज़ होने वाली हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। होने को गाइस ये टॉपिक स्टार्टिंग के हैं और सरल भी हैं, हो सकता है आपको आते भी हो, लेकिन वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा जिससे आप आसानी से नोट्स बना सको और जो भी चीज़ है उसको प्रॉपर लिख सको। ठीक है, ये थे टॉपिक्स जो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो हम आज चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ पे लिखा है द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। जो स्टूडेंट्स आपका कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मानी जाती है। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना। ओके, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर बना था, जो इसकी शुरुआत हुई थी, तब वास्तव में ये इस उद्देश्य नहीं बना था जिस उद्देश्य से आज हम यूज़ में ले रहे कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था बनाने के पीछे कि हम इसमें नेट चला सकें तो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकें, है ना, हम इसमें इतने तरीके के डिफरेंट काम कर सकें जो कि आज आप कर पा रहे हो।
जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उसके पीछे इसका उद्देश्य बिल्कुल भी वो नहीं था जो आज की तारीख में आप देखते हो कंप्यूटर को। इस रूप में आप आज की तारीख में कंप्यूटर को देख रहे हो, ऐसा सोच समझ के कंप्यूटर को नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर को तो बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, यानी गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया गया था और उसका नाम था कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो बात अभी हमने डिस्कस की वही नेक्स्ट लाइन में बोली गई है, बट टुडे इट्स डेफिनेशन हैज चेंज्ड। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो गणना करने के लिए यंत्र बनाया गया था। सो एक टाइम था जब हम कंप्यूटर को गणना तंत्र के नाम से ही जानते थे, लेकिन जो सेकंड लाइन में हमने बोला है कि आज के ज़माने में इसकी डेफिनेशन टोटली बदल चुकी है। अभी तो आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए नहीं करते, बल्कि कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी अन्य कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं ना। फाइन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड लाइन को पढ़ लीजिए। बट टुडे इट्स डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड। आज की तारीख में इसकी जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की वो टोटली क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्या बोल रहा है आगे देखिए। नाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेशन। आज की तारीख में कंप्यूटर का जो यूज है वो सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रह गया। क्या लिखा है आगे फिर देखिए। टुडे इट इज यूज्ड फॉर म्यूजिक, ग्राफिक्स इंटरनेट इज आल्सो हैपनिंग इन मेनी अदर एरियाज। ठीक है, ओके। सो सेकंड लाइन समझ में आई। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है उसी से जुड़ी हुई है सेकंड लाइन, तो हम पहले एक बार फिर से फर्स्ट लाइन को बोलते हैं, साथ में सेकंड लाइन को फिर से पढ़ते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाए और आप अच्छे से इसको लिख पाएँ। ठीक है, सो जो वर्ड है कंप्यूटर वो कंप्यूट शब्द से आया है, और यहाँ पे कंप्यूट शब्द का अर्थ होता था कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना। ठीक है, सो कंप्यूट का अर्थ होता था कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक समय था जब कंप्यूटर का यूज सिर्फ और सिर्फ गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए ही यूज किया जाता था। फिर सेकंड लाइन में हमने बोला परंतु आज की तारीख में जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ गणना तक सीमित नहीं रहा। कंप्यूटर आज की तारीख में कई प्रकार के कार्यों में यूज आने लगा, जैसे म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर से, हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे ग्राफिक्स देख सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। हम कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को चला सकते हैं, जो कि इंटरनेट आज की तारीख में कई जगह पर काम कर रहा है। इंटरनेट इज आल्सो हैपनिंग इन मैनी अदर एरियाज। कई सारे अलग अलग एरियाज में इंटरनेट जो है वो काम करने लगा, यानी कंप्यूटर एक तरीके से सब दूर काम कर रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है कंप्यूटर का काम। आजकल कंप्यूटर हर प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो गया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन देखिए क्या लिखा है। इट एक्सेप्ट, स्टोर एंड मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो आपका कंप्यूटर है बेसिकली क्या करता है, जिस भी प्रकार के डेटा की हमको आवश्यकता होती है उस प्रकार के डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब कहाँ स्टोर करेगा, तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, और जो मेमोरी होती है वो ध्यान रखिएगा चुंबकीय मेमोरी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में एक चुंबकीय मेमोरी होती है, या फिर आप उसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कह सकते हैं, और उस चुंबकीय मेमोरी में ही डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो थर्ड लाइन बेसिकली ये कह रही है कि यूजर को जिस भी प्रकार के डेटा की आवश्यकता है उस प्रकार का डेटा यूजर अपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर सकता है। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर वो हमारे कई प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, जिसको हम आसानी से जब भी हमें जरूरत होगी तब उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो ये क्या बोला, यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, यानी आप पहले से ही कई चीज़ों में तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ों में हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट, आजकल हर जगह बिजली के बिल का भुगतान हुआ। ठीक है, आजकल आप हर चीज़ के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हो, देखा ही होगा आपने। ठीक है, दूसरा हो गया टिकट रिजर्वेशन, आप आसानी से घर पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से टिकट का रिजर्वेशन करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंप्यूटर की तो देन है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने, कंप्यूटर हैज बीन कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट वाइज। ठीक है, जो कंप्यूटर है उसको हमने फॉलोइंग, जो अभी आपके पास एक डायग्राम आने वाला है आपके सामने,
ठीक है। तो वहाँ पे हमने बताया गया डायग्राम के थ्रू कि कितनी कैटेगरी में हमने कंप्यूटर को बांटा है। तो डायग्राम देखिए, ये आया डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है उसको हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा है। यानी जो हमारे मुख्य रूप से कंप्यूटर है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। ठीक है। फिर यहाँ पे एनालॉग और हाइब्रिड तो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी कोई ज़्यादा टाइप नहीं होते। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके मुख्य 4 टाइप होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है। तो चलिए अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, फिर डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ेंगे, देन फाइनली हम हाइब्रिड कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर को। ठीक है, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा वैल्यू। कंटिन्यूस डेटा वैल्यू से आप क्या समझते हो? देखिए, कंटिन्यूस डेटा वैल्यू से हम समझते हैं, आपने कभी इस तरीके के कोई सिग्नल्स देखे? जैसे इस तरीके के सिग्नल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक, तो जब मैं बोल रही हूँ तब क्या हो रहा है, मेरे बोलने पे कुछ सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब सिग्नल्स जो है जिस अकॉर्डिंग मेरी वॉइस है उससे अकॉर्डिंग जनरेट हो रहे हैं। जैसे जब मैंने एकदम से शुरुआत करते हैं हम बोलने की, तो थोड़ा तेज बोलते हैं, फिर हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें आती हैं उसको तेज बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे बोलने के सिग्नल्स जनरेट होते हैं। हम कभी भी एक सा नहीं बोलते, है ना, कभी भी एक ही सिग्नल में हमारी वॉइस नहीं निकलती। हम जो बोलते हैं उसमें उतार चढ़ाव होता है। तो जो हमारा उतार चढ़ाव है उससे क्या होता है, सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और बेसिकली वही सिग्नल्स हवा के एयर के द्वारा अगले नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो बोल रही हूँ तो मेरे एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल्स ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अब जो एनालॉग सिग्नल्स है वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, एक कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में एनालॉग सिग्नल्स जनरेट हुए। मैंने बोलना बंद किया तो एनालॉग सिग्नल्स जनरेट होने बंद हो गए, और जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही फिर बनने लगे। ठीक है, सो एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूस लेवल पर वर्क करते हैं। तो यानी इनकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यू रूप में मिलती चली जाती है, इसलिए हम बोलते हैं दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कंटिन्यूस डेटा वैल्यूज पर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी ऐसी वैल्यूज पे काम करेंगे जो कंटिन्यूस रूप में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पहले बीपी की मशीन आती थी जो एनालॉग फॉर्म में ही चलती थी, है ना। वजन नापने की मशीन आती है जो कि कांटा होता था इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आप खड़े होते थे मशीन के ऊपर, वो कांटा इस तरीके से कंटिन्यू घूमने लगता था, और जैसे आपका वजन फिक्स हो जाए तो वो एक जगह आके क्या हो जाता था, स्थिर हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का जो डाटा है ना जो कंटिन्यू रूप में मिल रहा है वो कौन सा होता है, आपका एनालॉग। तो इस तरीके के सिग्नल बेसिकली आपने देखे होंगे, जब आपने, हो सकता है आपने पिक्चरों में देखे हो, पिक्चर में से कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो डॉक्टर्स लोग उसकी पल्स रेट वगैरह देखते हैं, तो आपने देखा होगा सामने स्क्रीन चलती है ना, तो कंटिन्यू फॉर्म में इस तरीके से उसके जो पल्स के रेट्स हैं वो ऐसे मिलते चले जाते हैं। तो जो कंटिन्यू रूप में काम चल रहा है, जो वैल्यू कंटिन्यू रीड की जा रही है, ठीक है, ऐसी जगह यहाँ पे हमें कंटिन्यूस रीडिंग चाहिए होती है, हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ लीजिए, दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा वैल्यू। जो कंटिन्यूस डेटा वैल्यू पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। आगे लिखा है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल साइंस। ये एनालॉग कंप्यूटर सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारी पल्स रेट है, अब जो पल्स रेट है वो क्या है, कंटिन्यू चल रही है, रुक नहीं सकती, रुकी तो फिर पल्स रेट लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो पल्स रेट है वो क्या चल रही है, हमें कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरीके से जब भी हमको कंटिन्यूस कोई भी वैल्यू को रीड करना हो तो हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली उन मशीन्स में एक छोटा सा एनालॉग कंप्यूटर ही फिट होता है कि कंटिन्यूस वैल्यूज को रीड करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनमें बेसिकली एक छोटा प्रोसेसर लगता है। ठीक है, यानी छोटा प्रोसेसर यानी एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, विच इज क्वाइट डिजिटल, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, डिजिटल होता है।
and able to calculate and execute million of instruction within a second। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी खासियत होती है कि वो विद इन अ सेकेंड यानी सेकेंडों के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कई सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो विद इन अ सेकेंड मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की या फिर कई सारा डेटा एक साथ कैलकुलेट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, दिस आल्सो कम्स अंडर काइंड ऑफ कैटेगरीज एज वी कैन यूज डाउनवर्ड। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है उनको हमने कुछ खास कैटेगरी में बांटा हुआ है। किन किन कैटेगरी में बांटा हुआ देख लीजिए, अभी आपने डायग्राम में भी देखा है। तो यहाँ पे देखिए आगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। सो डिजिटल कंप्यूटर के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए आइए ये जो कंप्यूटर्स हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है देख लेते हैं। The processor is very small, so that called microprocessor and device is called microcomputer। डिजिटल कंप्यूटर का जो पहला भाग है जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोल रहे हैं, तो हम इसको माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो माइक्रो है, यानी छोटा सा प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, और उस छोटे से प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर के यूज होने के कारण ही हम इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी सरल भाषा में, द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। बहुत ही छोटा प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और इस माइक्रो प्रोसेसर के यूज होने के कारण ही इस डिवाइस को यानी जिस डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर लगा है इस डिवाइस को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। फिर हमने आगे लिखा है माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूजर डिवाइस। जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं बेसिकली सिंगल यूजर डिवाइस होती है। सिंगल यूजर यानी सिर्फ एक ही यूजर यानी सिंगल यूजर ही उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है, उसमें कई सारे यूजर्स वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, और इस प्रकार के कंप्यूटर को सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया, पाम टॉप आ गया, नोटबुक आ गया, एक्सेट्रा। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिफरेंसेस जानेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है, पाम टॉप क्या होता है और नोटबुक क्या होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है देखिए, द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। मिनी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो भी स्मॉल ही होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है, मिनी कंप्यूटर इज ए मल्टी यूजर डिवाइस। ठीक है, मिनी कंप्यूटर किस तरीके का कंप्यूटर है जो मल्टी यूजर्स यानी से मल्टीपल यूजर्स वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा अंतर माइक्रो मिनी में, माइक्रो कंप्यूटर में छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है और मिनी कंप्यूटर में भी छोटा ही प्रोसेसर होता है, लेकिन वो माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एक अंतर। दूसरा अंतर यहाँ पे माइक्रो मिनी में जो माइक्रो होता है वो हमेशा आपका सिंगल यूजर डिवाइस होती है, यानी एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है, और मिनी कंप्यूटर आपका मल्टी यूजर डिवाइस होती है, यानी कई सारे यूजर्स उस कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर में आगे 3rd नंबर का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए क्या लिखा है, इट हैज लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें लगने वाला प्रोसेसर लार्ज होता है, बड़ा प्रोसेसर होता है, और साथ ही साथ में ये मल्टी यूजर डिवाइस होती है, यानी कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। फिर आगे क्या लिखा हमने, दिस इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग डिवाइस मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी। ठीक है, सो जो मेन फ्रेम है वो बेसिकली क्या है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है। मल्टी यूजर का मतलब
मल्टी यूज़र का मतलब कि ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर कई सारे यूज़र वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आप देखते हो, आप वेबसाइट चलाते हो तो सर्वर का तो यूज़ करते हो, क्योंकि जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी सर्वर से ही एक्सेस होती है ना। तो आप देखते होगे कि मान लो आप किसी लैब में बैठे हो, किसी कैफे में बैठे हो, किसी लैब में बैठे हो, और मान लो उस लैब में 50 बच्चे बैठे हैं और 50 में से 30 बच्चे एक साथ फेसबुक चला रहे हैं। तो जो फेसबुक है वो तो एक ही सर्वर से आ रहा है ना, लेकिन उस एक ही सर्वर से आपके 50 में से 30 लोग तो आपने अपनी लैब में ही देख लिए कि 30 बच्चे एक साथ उस सर्वर से क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। और आपके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जाने कितने लोग उसी समय सेम समय पे फेसबुक एक्सेस कर रहे होंगे। तो जो फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं वो किसी ना किसी सर्वर से ही कर रहे हैं ना, यानी इतने सारे यूजर एक ही सर्वर का तो यूज कर रहे हैं। तो यही चीज क्या होगी, मल्टी यूजर, यानी सेम टाइम पे कई सारे यूजर एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एक ही सिस्टम से डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो अधिकतर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो आपके सर्वर पर यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनके जो प्रोसेसर है वो काफी बड़े होते हैं, और साथ ही साथ में जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक मल्टी यूजर डिवाइस होती है। तो मल्टी यूजर तो आपको समझ में आ गया, कई सारे यूजर एक साथ एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी यूजर। एंड मल्टीटास्किंग से क्या मतलब है, मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में डिफरेंट कार्य को हम कर पा रहे हैं। जैसे कि फेसबुक सर्वर से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, अपनी आईडी सबने ओपन कर रखी है ना, जाने कितने वर्ल्ड में एक साथ कितने सारे लोग एक साथ फेसबुक पे कनेक्ट होते होंगे, है ना, फेसबुक चलाते होंगे। तो फेसबुक से ऐसा तो नहीं है कि आप अगर रीड कर रहे हो डाटा को तो जरूरी पाबंदी नहीं कि भाई पूरी दुनिया में जितने भी लोग फेसबुक चला रहे हैं उस समय उसी डाटा को रीड करें। उस एक ही समय में कोई यूजर पोस्ट कर रहा है तो कोई यूजर डाउनलोड कर रहा है तो कोई यूजर कुछ लिख रहा है तो कोई यूजर कमेंट कर रहा है, तो कितने सारे वर्क एक साथ उस कंप्यूटर पे हो रहे हैं, उस सर्वर पे हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही समय में डिफरेंट प्रकार के कार्य यदि हम कर सकते हैं तो ऐसे कंप्यूटर को हम मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, जब भी हम एक ही कंप्यूटर से डिफरेंट प्रकार के कार्य एक ही समय में कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आगे लिख दिया मोस्टली यूज्ड इन मेट्रोलॉजी। ये अधिकतर मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं ना, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम अधिकतर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो किसी भी चीज को साइंटिफिकली मेजर करना कहलाता है मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है, और इसका मोस्टली जो यूज है वो हम मेट्रोलॉजी के लिए यूज करते हैं। यानी जब भी हमें साइंटिफिक वैल्यू मेजर करनी हो ना, हम ऐसी कंडीशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे मेन फ्रेम से आप सिर्फ एक ही मतलब मत जान लेना कि केवल सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। सर्वर तो मैंने एक उदाहरण बता दिया ताकि आप मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो एक तो हो गया उदाहरण सर्वर। एक नॉर्मल कंप्यूटर भी होता है जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो साइंटिफिक मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। क्या लिखा है सुपर कंप्यूटर में, द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर कंप्यूटर। एंड प्रोसेसिंग, फिर एक और बार फिर से लिखा है, ध्यान देना इस बात पे, प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइसेस। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग, जितने भी कंप्यूटर इस दुनिया में है ना, सारे कंप्यूटर की तुलना में सबसे हाईएस्ट यानी सबसे अच्छी प्रोसेसिंग होती है, यानी बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है। स्टोरेज भी सबसे ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी होती है, और स्पीड भी सबसे अच्छी सुपर कंप्यूटर की होती है। नाम से समझ में आ रहा है कि सुपर है, ठीक है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जितने भी इस दुनिया के कंप्यूटर हैं या जितनी भी दुनिया की अन्य डिवाइसेस हैं उन सबसे अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो इट इज ए मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर साइंस फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जो सबसे फास्ट कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे कंप्यूटर जनरली सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, और इनका पर्पस होता है कैलकुलेशन करना,
अब यहाँ पे MCQ में पूछा जाने वाला सबसे खास क्वेश्चन कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसको कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने बनाया था और उसी के आधार पर इसका नाम CDC रख दिया गया था। साथ ही इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक आपने दो प्रकार के कंप्यूटर देखे, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल, और डिजिटल के आपने यहाँ पे 4 प्रकार देखे। अब जो मोस्टली तीसरे प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। This kind of computer comes with both characteristics digital and analog are called hybrid computer. हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों में काम करते हैं, यानी वो डिजिटल भी वर्क करते हैं और एनालॉग दोनों का काम मिलजुल के करते हैं। ऐसे कंप्यूटर होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर आपने कई जगह देखे होंगे, पेट्रोल पंप में भी जाते हैं तो जो पेट्रोल भराता है, जो पेट्रोल कंटिन्यू फॉर्म में क्या हो रहा है, फ्लो होता है पेट्रोल तो कंटिन्यू फॉर्म में आपकी गाड़ी के अंदर, है ना, तो वो तो कंटिन्यू फॉर्म में आ रहा है, नहीं एनालॉग फॉर्म में आ रहा है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो डिजिटल रूप में आपको दिख रही है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी दोनों प्रकार की टेक्निक को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दोनों प्रकार की टेक्निक से वर्क करते हैं, वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए आ गया मोस्टली यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर का ही आजकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का भाई जो भी डाटा है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, वो एनालॉग फॉर्म में ही होता है, क्योंकि कंटिन्यू हमारे शरीर में जो भी चीज़ है वो कंटिन्यू रूप में चल रही है ना, चाहे BP हो गया, चाहे पल्स रेट हो गई, है ना, चाहे हार्ट बीट हो गई, जो भी है कंटिन्यू वे में चल रही है, तो एनालॉग सिग्नल ही जनरेट हो रहे हैं हमारे पास है। तो लेकिन जो मशीन है जिसमें डाटा आउटपुट आ रहा है वो कौन सा है, डिजिटल। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग फॉर्म में इनपुट ले रहे हैं और डिजिटल रूप में आउटपुट दे रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आ गए, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हम कंप्यूटर की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है स्पीड। कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट यानी नैनो सेकेंड में अपने कार्य को करने में सक्षम होता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति 1 घंटे में भी गणनाएं नहीं कर सकता, वो गणनाएं कंप्यूटर चुटकियों में यानी सेकंडों में कर लेता है, या और कहो तो सेकंड से भी कम टाइम लगता है ना, नैनो सेकंड में वर्किंग होती है कंप्यूटर की। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। तो दूसरी विशेषता आती है यहाँ पे एक्यूरेसी की। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो बहुत अधिक होती है। एक्यूरेसी का मतलब जो भी काम हो रहा है ना वो एग्जैक्ट हो रहा है, यानी जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है ना उसका रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। जैसे हमसे कोई, यदि कोई ह्यूमन से, हमसे साधारणतः हमारी बात ले लीजिए, तो अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन हमको करने दे दिया जाए तो हम एकदम एक्यूरेट तुरंत जवाब नहीं दे सकते ना, लेकिन कंप्यूटर एकदम सही तुरंत जवाब दे देता है, चाहे कितना ही बड़ा कैलकुलेशन आप इसको दे दो। ठीक है, सो कंप्यूटर की दूसरी सबसे अच्छी विशेषता होती है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर है इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसी एक्यूरेसी से गणना करता चला जाता है। जितनी भी गणना होती है, चाहे आप उसको 1 गणना दे दो, 2 दे दो, 10 दे दो, कठिन से कठिन कैलकुलेशन दे दो, ये सारे कैलकुलेशन चुटकियों में कर देगा और एक्यूरेसी के साथ करेगा। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट सही तरीके से काम करेगा, है ना, सही आंसर देगा, सटीक आंसर देगा, उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तीसरी इसकी विशेषता आती है, वो आती है इसकी डिलीजेंस। डिलीजेंस किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को आप चाहे कितने काम दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 100 दे दो, 1000 दे दो, ये कभी थकता नहीं है। बल्कि ह्यूमन हम लोगों को यदि काम दे दिया जाए खूब सारा तो हम थक जाते हैं, है ना, नॉर्मल है, ह्यूमन बिहेवियर है, थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। तो डेलीगेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर लगातार कई प्रकार के कार्य करता है और जब ये कई प्रकार के लगातार कार्य करता है उस दौरान ये थकता नहीं, यानी अपने कार्य को कंटिन्यू वे में करते ही चला जाता है और कितने कार्य कर ले ये थकान का नाम नहीं लेता।
चौथी विशेषता देखिए तो चौथी आती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी यानी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी वो बहुत अच्छी होती है। डाटा स्टोर करने के लिए बेसिकली इसमें क्या यूज होता है? डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में कृत्रिम रूप से एक मेमोरी बनाई जाती है जो कि चुंबकीय होती है, ठीक है, और उस मतलब चुंबक के रूप में होती है, ठीक है, और उस जो चुंबकीय मेमोरी होती है उसी में डाटा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता चला जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर चुंबकीय मीडिया पर बड़ी मात्रा में डाटा और जानकारी संग्रहित कर सकता है। मैग्नेटिक स्टोरेज है, उसमें खूब बड़ी मात्रा में कई सारा डाटा क्या कर सकता है, वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, पांचवी विशेषता होती है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर वर्सेटिलिटी होता है। वर्सेटिलिटी का यहाँ अर्थ होता है बहुमुखी होना, ठीक है। बहुमुखी क्यों बोल रहे हैं हम कंप्यूटर को? क्योंकि देखिए कंप्यूटर एक ही समय में डिफरेंट तरीके के कार्य करने में सक्षम होता है। यानी एक ही समय में आप कंप्यूटर पे गाने चला के सुन सकते हो, यानी म्यूजिक प्ले कर सकते हो। सेम उसी समय पे आप गाने सुनते सुनते डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट तैयार करते करते सेम उसी टाइम पे आप कोई प्रिंट ले सकते हो। तो एक साथ उस कंप्यूटर ने कितने सारे काम कर दिए, आपका म्यूजिक भी चला दिया, आपके डॉक्यूमेंट को भी तैयार कर रहा है, प्रिंट कमांड दी तो उसने प्रिंट भी निकाल दिया, ठीक है। तो आप साथ ही साथ में कई सारे कार्य कर सकते हो। जैसे किसी कंपनी का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो कंपनी में कंप्यूटर क्या करते हैं, सेम टाइम पे बिल भी निकाल देंगे, सेम टाइम पे किसी एम्प्लॉय की पे स्लिप भी निकाल देंगे, उसी टाइम पे सेम टाइम पे वो पूरी इन्वेंट्री को भी प्रबंध करते रहेंगे, ठीक है। और भी अन्य कोई काम करना है, जीमेल ओपन करना है या इंटरनेट चलाना, तो सेम समय पे वो इंटरनेट पे भी वर्क करता रहेगा। कोई चीज़ आपने डाउनलोड करी है तो सेम टाइम पे एक साथ यानी पैरेलली वो डाउनलोड भी कर रहा है, ठीक है। डाउनलोड के साथ साथ ये आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो अपलोड भी कर रहा है। तो एक साथ वो कितने सारे कार्य करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के एक साथ इतने सारे कार्य करने के कारण ही कंप्यूटर को हम बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुमुखी होने के कारण ही हम यहाँ पे कंप्यूटर की पांचवी विशेषता बताते हैं, वर्सेटिलिटी, यानी कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ यूज में आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यानी नाम से समझ में आ रहा है, वर्ड यानी शब्द, और प्रोसेसिंग यानी शब्दों को लिखना या शब्दों को तैयार करना, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके के वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड जैसे हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम क्या आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम आसानी से टाइप कर सकते हैं। और मान लीजिए हम कोई गलती कर जाएं, ठीक है, तो ये हमको बता देता है कि आपने गलती कर दी, यानी ये एरर भी सुधार देता है ये सिस्टम हमारी। सो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें अपने दिन भर के कामों को सुचारू रूप से करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेटर टाइपिंग, हम इसमें लेटर को टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, और साथ ही साथ में यदि मान लो हम इसमें कोई गलती कर दें तो ये अपने आप ही हमारी गलतियों को क्या कर देता है, सुधार देता है। यानी ये स्वचालित रूप से स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियों को ठीक कर देता है, ये अपने आप ही सही कर देता है कई सारी हमारी गलतियों को, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंट फॉन्ट का चयन कर सकते हो, जैसे कि ये आपने लिखा हुआ है तो आप डिफरेंट तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। देखो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे से मैं यहाँ पे कर्सर ला रही हूँ, तो जैसा भी आप चाहो वैसा आप इसमें फॉन्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, है ना, बैकग्राउंड कलर्स अपने डॉक्यूमेंट में तैयार कर सकते हो। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में आपकी मदद करता है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं तो वो आती है आपकी इन बैंकिंग, ठीक है। वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। आप सभी जानते हो कि बैंकिंग चलती है, यानी आप ऑनलाइन लेन देन करते हो आजकल तो, ठीक है। यानी नेट बैंकिंग का उपयोग करके अधिकांश व्यक्ति अपना बैंकिंग कार्य करते हैं। आप आसानी से नेट बैंकिंग का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो।
और ये जो भी नेट बैंकिंग है, इनका जो भी कार्य है वो किसकी मदद से हो रहा है? कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। तो जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ में आ रहा है? बैंक में यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आ गया इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे विश्व भर में जितने भी कंप्यूटर हैं, सभी कंप्यूटरों से, यानी कंप्यूटर या कंप्यूटर की तरह हो जो डिवाइसेस होती है, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, टैब हो गया, इस तरीके की सभी डिवाइसों से आपस में क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो पूरे विश्व भर में जो आपके कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम। याद रखिएगा, यानी वैश्विक प्रणाली। ठीक है, जो इंटरनेट है इसका जो आरंभ है वो कब हुआ था? 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। और जो इंटरनेट है इसकी सहायता से आप एक लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यानी जितनी जानकारी आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, उससे भी अधिक, कई गुना अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है, तो वो आता है आपका हॉस्पिटलों में आप देखेंगे कि रोगी के नाम, रोग का निदान आदि से संबंधित मरीजों के जो रिकॉर्ड हैं वो कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, आप आजकल जाते हो, यदि किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो जाता है। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे आपका पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर में मेंटेन होता रहता है। अब आप आज गए, आप दिखाया है, आप सही हो गए, मान लो 2 साल बाद फिर गए, तो आपके उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल और वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज एवं एडिट कर सकते हैं, है ना। आजकल बहुत सारी सुविधाएं, कई सारी एप्लीकेशन है कि जो बनी बनाई ऑलरेडी वीडियोस है, उनमें आप डिफरेंट प्रकार की एडिटिंग्स कर सकते हो। आप ऐसी एक्शन फिल्मों में विशेष प्रभाव डाल सकते हो जो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। आजकल आप देखते हो ना, हीरो है वो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग से कूद रहा है ना, और कई सारी चीज़ें आप देखते हो कि जो कंप्यूटर से क्या की जाती है, एडिटिंग की जाती है ना, जो वास्तविकता नहीं होती, लेकिन जो दृश्य कई सारे ऐसे दिखाए जाते हैं वो कंप्यूटर की मदद से क्या क्या किए जाते हैं? एडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है हमारा आपस में बातचीत करना। ठीक है, तो आप कंप्यूटर या कह लीजिए मोबाइल, इनकी सहायता से आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चाहे दूसरा व्यक्ति कितनी दूर बैठा हो, आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर या मोबाइल, या ये मान लीजिए कंप्यूटर जैसी जो भी डिवाइसेस है ना, जो कि आपको सुविधा देती हैं बात करने के लिए, उनका यूज़ करके आप नेक्स्ट पर्सन से बात कर सकते हो, चाहे वो पर्सन कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो हमें कम्युनिकेशन की एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर लोगों को चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, ई लर्निंग आदि के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तब बात आती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग की। नाम से समझ में आ रहा है डेस्कटॉप यानी नॉर्मल आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो वो है आपका डेस्कटॉप। और पब्लिशिंग यानी आज के टाइम में आप डेस्कटॉप के द्वारा कई तरीके की चीज़ें पब्लिश कर सकते हो। जैसे किताब के कवर बना सकते हो, किताब टाइप कर सकते हो, आप मैरिज के कार्ड बना सकते हो, है ना, बर्थडे के कार्ड्स बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें आप अपने डेस्कटॉप के माध्यम से कर सकते हो। जो डेस्कटॉप के माध्यम से हम डिफरेंट डिज़ाइनें तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो सभी के लिए एक उपयोगी पैकेज है। इसके माध्यम से आप डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों की डिज़ाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगनीज इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, टेलीकम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि आप दूर से कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो आपको कौन ये फीचर दे रहा है? तो आप देखते हैं आजकल क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन्स आए। अब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं ये सब क्या है? कंप्यूटर का तो एक छोटा सा रूप है। यानी टेलीकम्युनिकेशन में आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हो। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह गूगल मैप का यूज़ करके जा सकते हो। आप हर चीज़ को टैली कर सकते हो, हर चीज़ को समझ सकते हो, जान सकते हो।
और हर जगह से हर व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, इससे आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो टेली कम्युनिकेशन में आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल देकर आ सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन के जरिए या कंप्यूटर के जरिए टेली कम्युनिकेशन यानी दूर बैठे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कॉल तक सीमित नहीं है। जैसे कि टेली कम्युनिकेशन कैसे हो गया, जैसे आपको PNR नंबर जानना है तो आप फटाफट अपने मोबाइल या कंप्यूटर से PNR नंबर को जान सकते हो। तो आपने PNR नंबर के लिए रिक्वेस्ट भेजी ट्रेन के, है ना, आपने कोई नंबर डायल किया और PNR आपके पास आ गया, यानी दो डिवाइसों का आपस में कम्युनिकेशन ही तो हुआ है। तो ये जो दो डिवाइसों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो टेली कम्युनिकेशन में कि हम मोबाइल या लैपटॉप के जरिए दूर स्थित मशीनों से क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपना डाटा भेज सकते हैं, है ना। ये जो भी आप ईमेल भेज रहे हो, SMS भेज के PNR नंबर पता कर रहे हो, या फिर और भी अन्य कई सारी चीज़ें जो आजकल आप इस तरीके से यूज़ करते हो, है ना। आप अपनी जो मिनी स्टेटमेंट है उनकी जानकारी ले लेते हो अपने मोबाइल पे। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, यानी आप अपने मोबाइल से क्या कर रहे हो, किसी सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो ना, डाटा एक्सेस कर रहे हो। तो ये जो किसी दूसरे कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस करना, दूसरे स्थित कंप्यूटर पे अपने डाटा को आसानी से भेजना, यानी दूसरी मशीन से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जैसा भी फीडबैक देंगे उसी के आधार पर वर्क होगा, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है। आपके इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो में बताइएगा, ताकि हमारी स्टार्टिंग से ही प्रॉपर क्लासेस होनी शुरू हो जाए, ठीक, ताकि आप पेपर में अच्छे से प्रॉपर ढंग से हर चीज़ को लिख कर आ सको, मेंशन करके आ सको, और ख़ास तौर पे जो न्यू टाइप क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर सको। ओके, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।